नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 15 दिसंबर 2023 एंड करंट अफेयर्स के न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे इम्पॉर्टेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट आज का न्यूज़ देखने को हमको मिल रहा है यूएपीए के साथ, दैट इज़ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के बारे में। एक्चुअली रिसेंटली एक जजमेंट पास किया गया था बाई जम्मू कश्मीर के डिवीज़न बेंच के द्वारा इन केस ऑफ जर्नलिस्ट जिनका नाम था फहद शाह, और इसमें एक इशू को हाईलाइट किया गया है और वो इशू था पर्सनल लिबर्टी का विद अनलॉफुल एक्शन प्रिवेंशन एक्ट। मतलब पर्सनल लिबर्टी ऊपर है इस एक्ट से या नीचे है, ठीक है। तो देखो बेसिकली इस एक्ट को अगर एनालिसिस करें हम तो उससे हम लोगों को क्या देखने को मिलता है दैट रिसेंटली कोर्ट ने बेल ग्रांट किया था फहद शाह को, है ना, और उनके अगेंस्ट जो एक चार्जेस लगाए गए थे उस चार्ज को पार्शली लेकिन साइड ट्रैक कर दिया गया है। बेसिकली इस जजमेंट में गवर्नमेंट का जो आर्ग्यूमेंट है ना उसको रिजेक्ट किया गया है, क्योंकि फहद शाह जो कि एक जर्नलिस्ट है, इन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था और बोला गया था दैट दिस आर्टिकल कुड बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ टेरर। देखो ये एक्ट ही ऐसा है ना जहाँ पे कंसिडरेशंस बहुत ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे बोला गया दैट इनने जो आर्टिकल दिया है दैट आर्टिकल कैन बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ एरर, जिसमें एम्फेसाइज किया गया है द नीड ऑफ कॉमन सेंस इन क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ में कॉमन सेंस का नीड इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ऐसा कोर्ट के द्वारा बोला गया। और कोर्ट के द्वारा बोला गया दैट गवर्नमेंट ने जो फहद शाह जो कि जर्नलिस्ट है, उन्होंने एक आर्टिकल लिखने, महज आर्टिकल लिखने से ही अगर आप उसको बोल सकते हो दैट कुड बी एक्टिंग एज एन एक्ट ऑफ टेरर, देन दैट इज रॉन्ग। तो सवाल होता है ये एक्ट है क्या भाई? देखो अगर प्राइमरी फेसी देखोगे ये एक्ट है एक हमारे देश का एंटी टेररिज्म लॉ। जी हाँ, इसको इनैक्ट किया गया था 1967 में और इसका एम ही है दैट कैसे हमारे देश में जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उसको प्रिवेंट किया जा सके, जिससे क्या जो फ्यूचर में इस अनलॉफुल एक्टिविटीज से टेररिज्म प्रिवेल हो सकता है उसको कॉम्बैट किया जा सके। इसीलिए ये एक्ट असाइन करता है एब्सोल्यूट पावर नॉट ओनली टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, बट ये जो है ऑफ कोर्स गवर्नमेंट इंचार्ज को ही देता है, जिसमें सेंटर जो है इट डीम्स एज एन एक्टिविटी एज अनलॉफुल। मतलब सेंटर को अगर लगे दैट कोई भी एक्टिविटी जो भी कर रहा है वो अगर अनलॉफुल है तब ऑफिशियल गैजेट के थ्रू वो इसको डिक्लेयर कर सकता है, राइट। इसके अंदर अगर फीचर्स देख लीजिएगा, इसमें इंडियन नेशनल्स और फॉरेन नेशनल्स दोनों को चार्ज किया जा सकता है। मतलब जैसे हम और आप एक इंडियन हो, राइट, आपने अगर कोई भी एक्ट ऑफ टेरर किया तो आपको तो चार्ज किया जाएगा ही, बट एक फॉरेन नेशनल भी जो अगर है ना, अगर वो अगर से फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में बैठकर भी इंडिया के खिलाफ अगर कुछ साजिश रच रहा है तो उसको भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एंड प्रिवेंशन एक्ट के अंदर हमें चार्ज किया जा सकता है, राइट ना। बोला जा रहा है इट विल बी एप्लीकेबल टू द ऑफेंडर्स इन द सेम मैनर। देखो अगर इवन इफ अगर कोई भी क्राइम फॉरेन लैंड में भी कंडक्ट क्यों ना किया जा रहा है आउटसाइड इंडिया, राइट, स्टिल वो लोग भी यूनियन इस एक्ट के अंडर आ सकते हैं। मतलब कोई एक ऐसा एक्ट से फॉर एग्जांपल इंडियन पर्सन्स को हॉस्टेज बना लिया किसी एयरक्राफ्ट को हाईजैक करके, है ना, और वो अफगानिस्तान में कर लिया, स्टिल दैट इज एन एक्ट ऑफ टेरर फॉर इंडिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें इंडियंस आर इन्वॉल्व, राइट। इट हैज़ अ डेथ पेनल्टी एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट एज द हाइएस्ट पनिशमेंट। जी हाँ, डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो इसका हाइएस्ट पनिशमेंट है। एंड इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उनके पास इतना पावर होता है दैट दे कैन फाइल अ चार्ज शीट इन मैक्सिमम ऑफ 180 डेज आफ्टर द अरेस्ट, है ना, और ड्यूरेशंस जो है वो फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है कोर्ट के डिसीजन के बाद, राइट। कुछ इसमें अमेंडमेंट लाया गया था 2019 में, जिसमें ये एक्ट जो है ना डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को एम्पावर कर दिया था दैट वो डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अगर चाहे तो वो ग्रांट कर सकता है अप्रूवल फॉर सीजर या फिर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, है ना, अगर कोई उन एजेंसी के द्वारा अगर कुछ भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। और ये एक्ट एम्पावर करता है ऑफिसर्स फ्रॉम नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर या फिर अबव, जिससे क्या वो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं केसेस ऑफ टेररिज्म इन एडिशन टू दोज कंडक्टेड बाय डीएसपी या फिर एसीपी। In fact, it also included the provisions of designating an individual as a terrorist.
ठीक है, इसमें प्रोविजंस भी है दैट अगर एक इंडिविजुअल्स को भी चाहे ना तो हम एज ए टेररिस्ट घोषित कर सकते हैं। अब इस एक्ट के कुछ कुछ पॉइंट्स हम फेवर में देखेंगे, कुछ कुछ अगेंस्ट देखेंगे। जैसे फेवर में नेशनल सिक्योरिटी, जी हाँ, ये गवर्नमेंट को अनडाउटेडली एम्पावर करती है दैट गवर्नमेंट अगर चाहे तो कोई एक्शंस ले सकती है जिससे कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस अगर टेररिज्म या फिर ऐसे एक्टिविटीज से इंक्लूडेड हो जो कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसको हम लोग उसके खिलाफ एक्शंस लिया जा सकता है। तो क्या हम बोल सकते हैं दैट ये एक काउंटर टेररिज्म मेजर्स है? यस, एब्सोल्युटली। क्यों? क्योंकि इसके थ्रू डेजिग्नेट किया गया है कोई भी इंडिविजुअल्स या फिर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मसूद अजहर ले लो, हाफिज सईद, या फिर ये क्या है इंडिविजुअल्स, बट साथ ही साथ लश्कर तोयबा, ये क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, इनको एज अ टेररिस्ट घोषित किया जा सकता है अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। नेक्स्ट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन। यूएपीए जो है इनेबल करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। से फॉर एग्जांपल हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज को कुछ ऐसे पता चला जिसके थ्रू पता चला दैट कल को पार्लियामेंट में अटैक होने वाला है, राइट, तो जिससे वो अटैक को पहले ही ख़त्म कर दो ना, मतलब उससे होने ही ना दो, तो पहले से ही आप अरेस्ट कर लो, आपको तो आपके पास वो सोर्सेज एविडेंसेस है ना, तो इसको कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, राइट। तो अनडाउटेडली ये एक्ट के तहत हम लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ ग्लोबल कमिटमेंट, जी हाँ, ये जो एक्ट है ना ये अलाइन करता है विद यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर द सप्रेशन ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म को, ठीक है। तो इससे क्या, ये इंडिया का कहीं ना कहीं कमिटमेंट को ही तो शो कर रहा है दैट इंटरनेशनल एफर्ट अगेंस्ट ट्रांसनेशनल टेररिज्म के खिलाफ हमारा क्या कमिटमेंट है, राइट। बट ये तो फेवर था। अब इसके साथ साथ कुछ कुछ पॉइंट्स अगेंस्ट, या फिर मतलब अगर क्रिटिसाइज अगर इसको करे या फिर क्या क्या इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं, तो उन इश्यूज को देखते हैं। सबसे पहले एक इशू है द ब्रॉड एंड वेग डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म। जी हाँ, ये जो डेफिनेशन है ना इसमें टेररिज्म, जैसे अनलॉफुल एक्टिविटीज़, आप किसको अनलॉफुल एक्टिविटीज़ बोलोगे? लॉ कौन बनाता है? हम इंसान, कानून ही बनाता है ना। अब कानून का इंटरप्रिटेशन तो आपको पता ही है, एक कानूनी डायलॉग जो लिखा हुआ रहता है, जो कानून जो इंटरप्रिटेशंस, वो बहुत ज़्यादा वैलिड इंटरप्रिटेशंस होता है ना। तो कौन सा एक्टिविटी अनलॉफुल है, इसका जो डेफिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, काफ़ी ज़्यादा वेग है। प्रीएम्प्टिव अरेस्ट एंड डिटेंशन, यूएपीए दैट इज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो है अलाउ करता है प्रीएम्प्टिव अरेस्ट और प्रोलॉन्ग डिटेंशन को विदाउट बेल। बेल भी आपको नहीं मिलेगा, राइट, मतलब आप सिंपली सस्पिशन के आधार पर भी अरेस्ट कर सकते हो और उसमें बेल भी नहीं मिलेगा। बताओ ये कहाँ का न्याय है भाई। नेक्स्ट इज पुअर कन्विक्शन। देखो एक रिपोर्ट आया था 2022 का, उसने रिवील किया था दैट जो जैसे फॉर एग्जांपल 100 लोगों को यूएपीए के अंडर अरेस्ट किया गया, सस्पेक्ट किया गया, बट उसमें मात्र 3 लोग ही जो है वो एक्चुअली में कन्विक्टेड होते थे, राइट। तो समझ लो इसका कन्विक्शन रेट जो है बहुत कम है, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे IUCN रेड लिस्ट डेटा का अपडेशन 2023 के लिए किया गया है ना, और ये रिवील कर रहा है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और उसमें क्या मेजर जो रिविलेशंस है वो है दैट क्लाइमेट चेंज जो है ना वो पोज कर रहा है थ्रेट टू बहुत सारे, देयर आर न्यूमरस स्पीसीज जिसके खिलाफ क्लाइमेट चेंजेस जो है उसके कारण थ्रेट हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें अटलांटिक सैल्मन ले लीजिए, ग्रीन टर्टल्स के ऊपर भी जो है ना हमारे क्लाइमेट का थ्रेट हमें देखने को मिल रहा है। नाउ ये रिपोर्ट जो है ये रिलीज़ किया गया है COP28 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में, और ये साथ ही साथ इंक्लूड करता है फर्स्ट ग्लोबल असेसमेंट ऑफ फ्रेश वाटर फिश। की फाइंडिंग्स इसमें क्या क्या है, देखो ये जो असेसमेंट है ना वो इंडिकेट करता है दैट 25% जो फ्रेश वाटर फिश है स्पीशीज, दे आर एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। यानी कैन यू बिलीव दैट, मतलब अगर दुनिया में 100 फिश स्पीशीज है ना, उसमें 25% तो फिश वाटर स्पीशीज ऐसे हैं जिनका खतरा है दैट वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, जिसमें एटलीस्ट 17% वेर अफेक्टेड बाई ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज। देखो ये क्या है, जैसे 100 में है ना, 100 में बोला गया है 25% जो फ्रेश वाटर स्पीशीज दे आर एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब 25 जो है ये ख़त्म हो सकते हैं, बिल्कुल ही वाइप ऑफ हो सकते हैं हमारे दुनिया से, राइट। जिसमें ऑलरेडी 70 ऐसे स्पीशीज है, 17 जो क्या ऑलरेडी इफेक्ट हो चुके हैं बाय क्लाइमेट चेंज, राइट। ये रिपोर्ट हाईलाइट करता है बहुत सारे थ्रेट्स, जैसे वाटर लेवल जो डिक्रीज कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है।
सी लेवल इंक्रीज हमें वाटर ग्राउंड लेवल डिक्रीज करता हुआ देखने को मिल रहा है, वैसे ही सी का जो लेवल है वो इंक्रीज करता हुआ देखने को मिल रहा है। सीजन्स जो है वो शिफ्ट्स कर रहे हैं। आप मानसून ही देख लो, मानसून भी क्या होता है, हम देखो मानसून जैसे से फॉर एग्जांपल 9 जून से आपका जाकर अक्टूबर तक, मिड अक्टूबर तक अगर चल रहा है तो 9 जून को आ ही नहीं रहा है, लेटर आपका 3rd वीक ऑफ जून को आ रहा है और जल्दी से सितंबर को ही विड्रॉ हो जा रहा है। तो देखो ये सीजन छोटा हो गया ना, समझ लो। तो वही बोला जब बोला शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है सीजन्स में, पोल्यूशन क्रिएट होते हुआ देखने को मिल रहा है, डैम्स, ओवर फिशिंग, इन्वेजिव स्पीशीज का डोमिनेंस जो है ये सब हमको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। एडिशनली कुछ अपडेटेड फीचर जो है ना दिए गए हैं ऑफ कंजर्वेशन सक्सेस, मतलब कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जैसे कुछ स्पीशीज जैसे स्किमिटार हॉर्न ऑरिक्स या फिर साइगा एंटीलोप, राइट, उनके कंजर्वेशन स्टेटस को बोला गया। जी हाँ, कंजर्वेशन रिलेटेड एस्पेक्ट में जी हाँ दे आर सक्सेस, बट साथ ही साथ इस कंजर्वेशन तो कर लिया भाई, बट क्लाइमेट जो चेंजेस हो रही है ना, चेंजिंग क्लाइमेट कंडीशन से ये दिख रहा है दैट इनका जो फ्यूचर है वो, उसका फ्यूचर एग्जिस्टेंस जो है वो अंडरमाइन हो सकता है। इनफैक्ट ये रिपोर्ट ने रिवील किया है द इम्पैक्ट ऑफ इलीगल लॉगिंग एंड ट्रेड ऑन बिग लीफ महोगनी, मतलब बिग लीफ जो महोगनी स्पीशीज होता है ना उनमें अगर इलीगल लॉगिंग या फिर ट्रेड हो रहे हैं उसके इम्पैक्ट को रिवील करता है, विच हैज़ मूव फ्रॉम वल्नरेबल टू इंडेंजर्ड ऑन द रेड लिस्ट। IUCN में अगर देख ले तो IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज़ हमारे पास होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रेड डेटा बुक। ये एक लिस्ट है ऑफ द ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस और एक्सटिंक्शन रिस्क ऑफ वेरियस बायोलॉजिकल स्पीशीज़, जिसमें एनिमल स्पीशीज़ भी हो सकते हैं, जिसमें आपके प्लांट या फिर इस टाइप के वेजिटेशनल स्पीशीज़ भी हो सकते हैं, वेजिटेशन स्पीशीज़, राइट। नाउ इसको फाउंड किया गया था 1964 में, और ये दुनिया का मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन सोर्स है ऑन द ग्लोबल एक्सटिंक्शन ऑफ द रिस्क स्टेटस ऑफ एनिमल, फंगस या फिर प्लांट स्पीशीज, ठीक है, ये याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट, नेचर बेस्ड सोल्यूशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। रिसेंटली नेचर बेस्ड सोल्यूशन ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। नाउ क्या है ये नेचर बेस्ड सोल्यूशन? देखो आपको पता होगा इनैक्ट पार्टनरशिप के बारे में आपने सुना है। इनैक्ट पार्टनरशिप स्टैंड्स फॉर इनहांसिंग नेचर बेस्ड सोल्यूशन फॉर एक्सेलरेटेड क्लाइमेट ट्रांसफॉर्मेशन। नाम से समझ पा रहे हो ये है क्या? मतलब क्लाइमेट ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है ना उसको देखते हुए हमें कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना जिससे क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसके साथ साथ हम अपने आप को अडेप्ट कर सके। तो अडेप्ट कैसे करोगे? यस, हमें नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस को फोकस करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये आर्टिकल का टॉपिक मैंने हेडिंग ही दिया आपको, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, ठीक है। अब आते हैं मेन न्यूज़ में। क्यों ये न्यूज़ था? क्योंकि 6 नए कंट्रीज़ और यूनाइटेड नेशन एजेंसीज ने ज्वाइन किया है ये इनैक्ट पार्टनरशिप, जो कि एक ग्लोबल इनिशिएटिव है और इसका एम ही है दैट कैसे कोऑर्डिनेट किया जा सके एफर्ट्स, जिससे एड्रेस किया जा सके क्लाइमेट चेंज को, लैंड डिग्रेडेशन को और इकोसिस्टम डिग्रेडेशन और बायोडाइवर्सिटी लॉस को, और कैसे इसको थ्रू नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। इनैक्ट दैट इज इनहांसिंग नेचर बेस्ड सॉल्यूशन फॉर एन एक्सेलरेटेड क्लाइमेट ट्रांसफॉर्मेशन, इसको लॉन्च किया गया था 2022 में जब COP27 कंडक्ट किया गया था, और ये इन्वॉल्व करता है दैट कैसे हम नेचर के साथ वर्क करें। तो किन चीज़ों को देखने के लिए? यस, क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने के लिए, लैंड इकोसिस्टम डिग्रेडेशन को, बायोडाइवर्सिटी लॉस को एड्रेस करने के लिए, राइट। और ये जो पार्टनरशिप है ये लेड किया जा रहा है बाई IUCN, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसका एम है दैट कैसे इन्हांस किया जा सके प्रोटेक्शन एंड रेजिलियंस ऑफ एटलीस्ट 1 बिलियन वल्नरेबल पीपल। यही नहीं, इसके तहत सिक्योर किया जाएगा अप टू 2.4 बिलियन हेक्टेयर्स ऑफ हेल्दी इकोसिस्टम और इंक्रीज किया जाएगा ग्लोबल मिटिगेशन एफर्ट्स, राइट। नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, फिर से देखो ये क्या है, ये बेसिकली एक नोशन है जहाँ पर इकोसिस्टम हेल्दी है, इकोसिस्टम वेल मैनेज्ड है, और इकोसिस्टम के थ्रू, ये हेल्दी इकोसिस्टम, ये वेल मैनेज्ड इकोसिस्टम के थ्रू हम आराम से बेनिफिट उठा सकते हैं, जिससे क्या ऑफ कोर्स लार्ज एंगल में हम पीपल को सर्व कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स अगर देख लीजिएगा वो क्या क्या है। यस, ग्रीन हाउस एमिशन को रिड्यूस करना है, सिक्योरिंग सेफ वाटर रिसोर्सेज, यस, एयर को ज़्यादा सेफ बनाना है जिससे उस एयर को हम ब्रीथ कर सके, और प्रोवाइडिंग इंक्रीज्ड फूड सिक्योरिटी को भी जिससे हम लोग इंक्रीज कर सके, है ना। और इसके बहुत अच्छे एग्जांपल्स है,
प्रोटेक्टिंग एंड रिस्टोरिंग कोरल रीफ्स। आप खुद सोचो, कोरल रीफ्स, कोरल्स क्या होता है, मरीन स्पीशीज होता है ना। अगर देख लीजिएगा कोरल्स, पता है 0.1% जोग्राफिकल एरिया में रफली अराउंड 25% ऑफ कोरल स्पीशीज रहते हैं। मतलब आप क्या आप समझ पा रहे हो मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ दैट जब इतना कम मरीन एरिया में जब इतने ज़्यादा मरीन स्पीशीज़ रहते हैं, तो क्या हम इनडायरेक्टली ये नहीं बोल रहे हैं दैट हम लोग को कुछ ऐसे मेजर्स लेने चाहिए जिससे इन मरीन स्पीशीज़ को आराम से यहाँ पर सेफगार्ड किया जा सके, जिससे हमको बिल्ड किया जा सके ग्रीनर सिटीज़ को, राइट। अब देखो, अब इसको अगर बचाओगे तो कोरल, जैसे कोरल रीफ्स को ही ले लो, कोरल रीफ्स को अगर बचाओगे तो क्या क्या हो रहा है, आपका कोरल्स तो बच ही रहा है, बट कोरल्स के जो आजू बाजू जो आपके मरीन स्पीशीज जैसे मछलियाँ के अलग अलग वैरायटीज़, अलग अलग स्पीशीज़ रह रहा है, वो भी तो कंजर्व हो रहा है ना। समझ रहे हो मेरा बात? ठीक है, तो यही मैं फोकस करना चाहता हूँ मैं यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट इज बिल्डिंग ग्रीनर सिटीज़। जी हाँ, ग्रीनर सिटीज़ को भी हमें बिल्डअप करने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट। तो इससे क्या होगा दैट सिटीज़ भी तो हरा भरा होगा ही। अब हरा भरा अगर सिटीज़ होगा मतलब ज़्यादा पेड़ पौधे उगा रहे हो, ज़्यादा पेड़ पौधे उगा रहे हो मतलब ऑफकोर्स वहाँ की इन्वायरमेंट क्लीन होगी, राइट। कम से कम पोल्यूशन होगा, कम से कम पोल्यूशन नहीं बल्कि वहाँ पर थोड़ा जो क्लाइमेट चेंज के कारण जो हीटिंग इम्पैक्ट हो रहा है वो हमें कम से कम देखने को मिलेगा। और यही नहीं, आप सोचो ना, अगर पेड़ पौधे होंगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो पेड़ पौधों से ऑक्सीजन तो खैर निकल ही रहा है, बट साथ ही साथ ऑक्सीजन मतलब क्लीन हवा तो मिलेगा ही, बट साथ ही साथ हम लोग को पेड़ पौधे अगर उगेंगे तो उसमें कोई फल भी तो, कुछ तो पेड़ पौधे ऐसे भी ना होंगे जो क्या कुछ ना कुछ फल भी देता है, तो लोकल इकोनॉमी भी प्रोमोट होगी, है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूँ दैट इसको लार्जर एंगल में हम जोड़ सकते हैं दैट ग्रीनर सिटीज़ तो प्रमोट होंगी, बट साथ ही साथ सस्टेनेबल काइंड वे में हम लोग कम्युनिटी फॉरेस्ट्री को भी प्रमोट कर रहे हैं इनडायरेक्टली। यस, एब्सोल्युटली। तो इसी को हम लोग कहते हैं नेचर बेस्ड सोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट इज न्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बता दे रहा हूँ। ये बोला गया म्यांमार जो है दुनिया का सबसे बड़ा ओपियम प्रोड्यूसर बन गया। देखो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि म्यांमार, ऑफ कोर्स म्यांमार इज़ अ पार्ट ऑफ गोल्डन ट्रायंगल। आपको पता है गोल्डन ट्रायंगल में जो है, यस, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड ये आता है क्योंकि यहाँ पे ओपियम की खेती बहुत ज़्यादा होती है। सिमिलरली वैसे ही एक कॉन्सेप्ट आता है गोल्डन क्रिसेंट का, जिसमें अगर देख लीजिएगा यहाँ पर ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान आता है, ठीक है। तो हमारे नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर और हमारा नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर दोनों जो है वल्नरेबल है टू द दीज ड्रग्स एंड ऑल, राइट। अब म्यांमार ने बन गया है दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ओपियम इन 2023, और इससे पहले पता है ये टैग किसके पास था? अफगानिस्तान के पास। नाउ अफगानिस्तान के पास ये टैग छिन कैसे गया? क्योंकि अफगानिस्तान में जो ये तालिबान है ना, उन्होंने बैन कर दिया पॉपी कल्टीवेशन को। जहां बैन किया तो बस उसका जो प्रोडक्शन है धम से नीचे गिर गया, है ना। और म्यांमार को ये फायदा हो गया, इसलिए म्यांमार का ओपियम प्रोडक्शन अगर देख लीजिएगा रफली अराउंड 1080 मेट्रिक टन है, बल्कि वहीं पर अफगानिस्तान का जो प्रोडक्शन है 95% नीचे गिर गया है ना। और म्यांमार में जो ये प्रोडक्शन हुआ है ना, वो ओवर द लास्ट 20 ईयर बोला जा रहा है सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि म्यांमार में कोई प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं है, तो इसके कारण क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है, इनस्टेबिलिटी है, मार्केट का एक्सेस पुअर है, इन्फ्लेशन है उस रीजन में। तो लोग क्या कर रहे हैं, यही सब खेती बाड़ी कर रहे हैं, कोई क्या जिंदा तो रहना है ना भाई, ठीक है। सो एनीवेज दिस वाज मेजर इशू। और ये इसलिए मेजर इशू है क्या, देखो ये यहाँ पर इम्पैक्ट कर रहा है ना, बट यस इसका इम्पैक्ट आप में भी होगा। और वैसे ही अगर आप नेचर बेस्ड सोल्यूशन ले लीजिए, ये तो खैर जेनरिक इशू है, आपको समझ में आ रहा है कैसे ये इंपॉर्टेंट है। वैसे ही अगर IUCN रेड डेटा लिस्ट, तो अगेन दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, वी नो दैट। एंड वैसे ही UAPA इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है दैट असम में भी इंसर्जेंसी है। वैसे ही बहुत सारे डिफरेंट अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी काफ़ी ज़्यादा इंसर्जेंसीज एग्जिस्ट करते हैं। तो आज को या फिर कल को कभी भी अगर कोई भी एक्ट ऑफ टेररिज्म होता है तो यस, उस केस में कैसे उससे लड़ा जा सके, उस केस में कैसे गवर्नमेंट उसको प्रॉपरली टैकल कर सके, तो गवर्नमेंट के पास जो कानून है वो होता है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, दैट इज़ UAPA, जिसके थ्रू इसके ऊपर एक्शंस ली जाएंगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये समझ में आई होगी। दिस वाज ऑल अबाउट द एंड ऑफ डिस्कशन। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।